हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में 14th चैप्टर और लास्ट लेक्चर तक हमने नील्स बोर के अभिग्रहित के बारे में डिस्कस किया था। उनके 3 अभिग्रहितों में से पहले 2 अभिग्रहित परमाणु की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, परमाणु के स्थायित्व को एक्सप्लेन करते हैं, जिनके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर हर संभव कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहा था। और वे स्थायी कक्षाएं किस प्रकार की होगी? वे स्थायी कक्षाएं उस प्रकार की होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो कोणीय संवेग होगा वह h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये 2 अभिग्रहित बेसिकली हमें परमाणु की स्थायी कक्षाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और साथ ही स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट नहीं करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे वो नाभिक में गिरेगा नहीं। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा अभिग्रहित हमने पढ़ा था, वो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित कब करता है। जब उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में माइग्रेट करता है और वापस जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है उस समय वो एनर्जी लिबरेट करता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, जिससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। अब इस स्पेक्ट्रम को हम हमारे आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार अलग अलग सीरीज मिलती है, किस प्रकार से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इतने सारे तरंगों का उत्सर्जन कर सकता है। आज के इस सेशन में हम बोर के अभिग्रहित के आधार पर ही हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में और साथ ही किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी पर्टिकुलर कक्षा में चक्कर लगाते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के बारे में, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमने डिस्कस किया कि परमाणु की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल क्या हो सकती है कि किसी नाभिक जो कि बहुत छोटा सा भाग होता है जिसमें समस्त धनावेश केंद्रित होता है, ठीक है, कि चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में रिवॉल्व करता है। निश्चित कक्षाएं होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं उन्हें। तो मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है और इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं Rn है, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कक्षा की जो त्रिज्या है गाइस वो अपन मान लेते हैं Rn। हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है किसी नाभिक में वो Z होती है और एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। तो इस पे कितना आवेश आ जाएगा Ze और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, E आवेश है, क्लियर। तो यहाँ पे ये मेरे पास नाभिक पर आवेश आ गया और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्यूशन के लिए वृत्ताकार पथ पर गति के लिए सदैव अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है और वो अभिकेंद्रीय बल इन दोनों के बीच कूलॉम बल से प्राप्त होता है, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया था, ठीक है। और सेकंड अभिग्रहित ये है कि ये उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इसका कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जिसे अपने इक्वेशन 2 दिया था, ठीक है। तो हम आज पहले डिस्कस करेंगे कि किसी nth ऑर्बिट में रोटेट करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी और अलग अलग रेडियस जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अलग अलग कक्षाओं की त्रिज्याओं का हम अनुपात ज्ञात करके ये शो करेंगे कि वास्तव में ये जो त्रिज्याएं हैं वो एक निश्चित क्रम में होती है, मतलब निश्चित होती है, हर संभव त्रिज्या नहीं होती। तो ये न्यूमेरिकल जो है डेरिवेशन पोर्शन जो है वो बेसिकली नील्स बोर के अभिग्रहित को सपोर्ट करता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है गाइस वो है ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि प्रथम अभिग्रहित कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल
कूलाम के आकर्षण बल से प्राप्त होता है, यानी कि वी नो दैट रिवॉल्यूशन के लिए पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। क्लियर। यहाँ पे किस ऑर्बिट की अपन बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पर भी n आ जाएगा। ये अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से प्राप्त होता है। तो कूलाम बल हमें पता है, कूलाम बल कितना लगता है गाइस, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कूलाम बल होता है K(Q1Q2)/r²। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि Q1 की जगह इस नाभिक पर आवेश कितना है, Zd, तो यह आ जाएगा Zd। Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E, और अपॉन r²। यहाँ पर भी nth ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पर भी Rn लिख दिए, ठीक है। यहाँ से अपन क्या देखते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा Rn से 1 टाइम Rn कैंसिल, सो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी V mvn² = kZe²। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा वो यूज हो जाएगा, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। यह आ जाएगा मेरे पास mvn² = kZe² और अपॉन Rn। यहाँ से अगर अपन Rn की वैल्यू पुट, चलो अभी पुट नहीं करते हैं, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन दूसरा जो हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि कोणीय संवेग mvr की जो वैल्यू है mvr वो होती है nh/2π के बराबर। क्लियर। यहाँ nth ऑर्बिट की बात हो रही है तो यहाँ vn और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, rn, ठीक। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ से अपन vn की वैल्यू निकालते हैं गाइस। तो vn = क्या आ जाएगा, vn = आ जाएगा nh/2π, तो पहले से था, m और r इसके डिवीजन में आ जाएगा तो m × r। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से इस vn की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में जहाँ vn दिख रहा है वहाँ ये पुट किया जा सकता है पूरा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा m × nh/2π m Rn और इसका स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर, = kZe² और अपॉन Rn। क्लियर। यहाँ से हम इसका स्क्वायर खोल देते हैं गाइस, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mn² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई², m का स्क्वायर m², Rn का स्क्वायर Rn² = kZe² और अपॉन Rn। ओके। यहाँ से देखिए Rn का स्क्वायर, ये Rn 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास इसको मैं उल्टा कर दूँ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक स्टेप और नीचे लिख देता हूँ, इसको अपन उल्टा कर देते हैं, यह आ जाएगा 4π²। यहाँ से देखिए ये m से 1 टाइम n कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे केवल m बचा, वो ऊपर आया उल्टा करने पर m, और क्या आ जाएगा Rn, तो यहाँ पे यह आ जाएगा Rn और अपॉन क्या बचेगा n² h² इसको उल्टा किया तो यह आ जाएगा 1/kZe²। ऑलराइट। अब अपन क्या देखते हैं, इस Rn की वैल्यू अपन को चाहिए रेडियस, तो ये जो डिवीजन में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो यहाँ अपन लिख देते हैं इसको, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से लिखता हूँ, इस Rn को छोड़ के मैं बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। सो Rn = ये n² h² ऊपर आ जाएगा, n² h² अपॉन kZe² और इंटू 4π²m क्लियर। अब हमें पता है कि जो k की वैल्यू होती है गाइस, k की जो वैल्यू है यहाँ पे अपन लिख देते हैं, सिंस k की वैल्यू होती है, मैं बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, k की वैल्यू होती है 1/4πε0। वो भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, Rn = n² h² अपॉन k की जगह 1/4πε0, ये k की वैल्यू पुट कर दी, इंटू Ze² 4π²m। ऑलराइट। यहाँ से देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये पाई से ये 1 टाइम पाई कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास, Rn =
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा गाइस ऊपर, तो ये एप्सिलॉन नॉट अपन लिख लेते हैं ऊपर। ये जो फॉर्मूला आया है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस है nv कक्षा में चक्कर लगाते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या जो है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है। इस इक्वेशन को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अपन हाइड्रोजन की बात करेगा ऐसा ना, फॉर हाइड्रोजन स्पेशली फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है Z इज इक्वल टू 1। एटॉमिक इसका जो नंबर है परमाणु क्रमांक है पीरियोडिक टेबल में वो पहले नंबर पे, तो Z की वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे। तब हाइड्रोजन के लिए ये क्या आ जाएगा, Rn इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m, और Z की जगह 1 पुट कर दे तो सीधा क्या आ जाएगा e स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली इक्वेशन हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब अपन इसमें n की अलग अलग वैल्यू पुट करके पहली दूसरी तीसरी अलग अलग कक्षा निकाल सकते हैं। तो इसमें अपन प्रथम कक्षा की अगर बात करें, ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट प्रथम कक्षा की मैं बात करूं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट मैंने बताया था कि एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारी कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। निश्चित होगी कक्षाएं, हर पॉसिबल कक्षा नहीं लेकिन बहुत सारी कक्षाओं में वो रह सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर हुई तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा में चक्कर लगाएगा, उस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबल कक्षाएं हो सकती है किसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो अगर पहले ऑर्बिट की बात करें तो उसके लिए अपन n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो मेरे पास प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या आएगी r1, क्योंकि n की जगह अपन कितना पुट करें 1, तो r1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा क्या आ जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m इंटू ई स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी त्रिज्या आ जाएगी, ये मेरे पास आएगी प्रथम कक्षा की त्रिज्या। अब यहाँ पे अपन क्या नोटिस करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह है परमिटिविटी, है ना, विद्युतशीलता जिसे कहते हैं, पाई जो है वो कांस्टेंट, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सारे के सारे कांस्टेंट, मतलब सभी की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट अप करें, अगर इन केस हियर अपन वैल्यू देखें, h की वैल्यू मेरे पास है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट जो है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और इसकी यूनिट अगर हम देखने जाए तो इसकी यूनिट क्या आएगी, देखिएगा इस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया, कूलाम का आकर्षण का जो बल होता है वो होता है F, मैं यहाँ लिख देता फिर F कर देता, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँ, एप्सिलॉन नॉट की मैं डायमेंशन देखूँ तो ये क्या आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो F की वैल्यू क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा आई गेस, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और पाई की वैल्यू हम सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। उसके बाद m जो है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, होता है 9.1 10⁻³ kg, और e जो है वो है चार्ज ऑफ मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 10⁻19 कूलम। तो इन सभी के मान अपन को पता है, h का मान, एप्सिलॉन नॉट का, पाई का, m का, सभी का मान यहाँ पे पुट कर दे। तो इन सभी का मान अगर पुट करें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है R1 इज इक्वल टू, इन सभी का मान अपन रख देते हैं इस पूरे में, तो h एप्सिलॉन नॉट सभी का मान अपन रखे तो मेरे पास आ जाएगा 6.6 10⁻34 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻16 -19
और इसका स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो होती है 0.528 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये निश्चित मान आएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहोगे मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर मेरे पास ये आता है, और 10⁻⁻10 मीटर को अपन एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.528 एंगस्ट्रॉम। इसका क्या मतलब है कि प्रथम कक्षा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो प्रथम कक्षा होगी, उस प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.528 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी, ठीक है। ये हमने हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या फाइंड आउट करी है गाइस। ये हमने केवल हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या की बात करी है, कि अगर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी प्रथम कक्षा की त्रिज्या आएगी 0.528 एंगस्ट्रॉम, ठीक। आप समझिए इस बात को। देखिए, यहाँ तक यस आपने लिख लिया होगा। मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ ना थोड़ी देर में। चलिए, अब देखिए, इक्वेशन 4 आपको दिख रही है, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 की अगर अपन बात करें, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन 3 में, या पहले अपन हाइड्रोजन परमाणु की ही स्पेशली बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में nवी कक्षा की जो त्रिज्या दी जाती है, वो फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, ठीक है। ये प्रथम कक्षा की त्रिज्या आ गई। अब अपन एक यूनिवर्सल फॉर्मूले से हम अलग अलग ऑर्बिट्स की रेडियस के अपन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ गाइस। देखिए, तो हमने बात करी हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो nवी कक्षा की त्रिज्या होती है Rn, वो क्या होती है, वो दी जाती है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर से। देखिए, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं इसको इस वाले इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को देखिए, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, ये भी क्या दिख रहा है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया, इस पूरे को सॉल्व करने पर ये आया। मतलब इस पूरे की जगह हम ये वाली वैल्यू सीधे तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Rn इज इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इनटू 0.528 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मैं केवल हाइड्रोजन परमाणु की बात ना करूं और यूनिवर्सल फॉर्मूले में बात करूं तो नीचे Z और आ जाएगा, लेकिन अपन हाइड्रोजन की बात करें स्पेशली, मतलब हाइड्रोजन परमाणु में किसी भी ऑर्बिट की रेडियस जो है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। इस इक्वेशन को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। हाइड्रोजन परमाणु में nवी कक्षा की त्रिज्या को इस इक्वेशन से दिया जाता है। अब इसको समझते गए से इंपॉर्टेंट किस लिए है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो आप इसको समझ लेते हैं। अगर अपन n की जगह 1 पुट करें, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू, अब इसको भी मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, आगे अपन आराम से इसको समझ सकेंगे इससे ना। चलिए, नाउ n इज इक्वल टू जब 1 होगा तो इस स्थिति में जो हमारे पास रेडियस आएगी वो पहली कक्षा की रेडियस आएगी R1, कितनी आ जाएगी, R1 इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह 1 पुट किया, सो 1 स्क्वायर इंटू 0.528 एंगस्ट्रॉम, कितना आ जाएगा 0.528 एंगस्ट्रॉम, सीधा है। अगर n की जगह 2 पुट करें, यानी कि दूसरी कक्षा की त्रिज्या आएगी R2, वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 0.528 एंगस्ट्रॉम, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.528 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। इसी तरह n इज इक्वल टू अगर 3 पुट करें तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या आएगी R3, जो आएगा 3 स्क्वायर इंटू 0.528 एंगस्ट्रॉम, जो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.528 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आप एल्गोरिदम समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर मैं लास्ट फोर्थ ऑर्बिट निकालूं तो वो आ जाएगा R4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इंटू 0.528 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.528 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है गाइस। अब हम इन सभी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है।
यानी कि हम ज्ञात करें R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4, तो मेरे पास क्या आएगा इनका अनुपात। तो इनका अनुपात अगर हम देखें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसके गुणा में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो इसमें सब में अनुपात निकाले तो देखिए ये सब में कॉमन दिख रहा है 0.528 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर भी 0.528 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर भी 0.528 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो सब में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ 9, फिर 16, आगे अगर जाए तो 25, 36, 49। तो इनका अनुपात आएगा 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 100, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में कक्षाओं की त्रिज्याओं का जो अनुपात आ रहा है वो आएगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25 अनुपात 100। ये अनुपात हमें क्या दर्शाता है, ये अनुपात हमें ये दर्शाता है कि कक्षाओं की जो त्रिज्याएं हैं वो एक निश्चित अनुपात में है, मतलब हर संभव त्रिज्या यहाँ पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षा में चक्कर लगाता तो ये अनुपात इस तरह से नहीं आता, बल्कि ये अनुपात, क्योंकि हर संभव कक्षा अगर होती तो एक के बाद 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 अनुपात जो है वो भिन्न में भी आ सकता था, फ्रैक्शन में आ सकता था। लेकिन यहाँ पे कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात निश्चित आता है 1, 4, 9, 16, 25। इसका मतलब कक्षाएं जो है वो भी निश्चित होती है। हर संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, और उन निश्चित कक्षाओं को हमने स्थायी कक्षाएं कहा है। गाइस कौन सी कक्षाएं कहा है, स्थायी कक्षाएं। तो इससे कौन सा पॉइंट स्पष्ट हो जाता है, इससे ये पॉइंट स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित स्थायी कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। निश्चित कहूँ या स्थायी कहूँ एक ही बात है, निश्चित स्थायी कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। ठीक है, ये इससे हमें पता चलता है। तो ये हमने केवल किसके बारे में डिस्कस किया गाइस, ये हमने डिस्कस किया ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षा में रिवॉल्व करता है तो उस कक्षा की जो त्रिज्या है वो किस प्रकार से दी जाती है। इसमें यूनिवर्सल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया याद रखने वाला वो है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली, और बाकी सारे फॉर्मूले इससे डिराइव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। इसको रफ कर देते हैं गाइस। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, उसका कक्षीय वेग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने दो पोस्टुलेट पढ़े, जिसमें दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, यानी कि हमें पोस्टुलेट पता है, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू h/2π का पूर्ण गुणज होनी चाहिए, दैट मीन्स nh/2π। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे भी अपन n लिखेंगे, यहाँ पर भी n लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूँ, v इज दी ऑर्बिटल वेलोसिटी, v वो वेग है जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं vn की वैल्यू निकालूँ तो ये दोनों इसके मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे, ये आ जाएगा nh/2π और इंटू mRn। लेट अस से इक्वेशन फर्स्ट। अभी अपन ने यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़ा है कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल रेडियस जो है वो क्या होती है। अगेन वी नो दैट ऑर्बिटल रेडियस जो है वो मैंने अभी यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको बताया, वो होता है n² h² एप्सिलॉन नॉट
अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, ठीक है, रेडियस। तो इस यूनिवर्सल इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन 2 से किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। सो substituting the value from equation second to first, equation second into equation first, क्या आ जाएगा मेरे पास, Vn is equal to NH अपॉन 2 पाई m, और इस Rn की जगह ये पूरी वैल्यू ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखिए नॉर्मल मैथमेटिक्स है, काट छाट। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, ये n से 1 टाइम n और ये h से 1 टाइम h कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये z e स्क्वायर क्या आ जाएगा ऊपर। सो वेलोसिटी Vn इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये आ जाएगा 2, और क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एक n और एक h, यहाँ आ जाएगा nh। So this equation represents the orbital velocity of the electron of hydrogen atom. ये इक्वेशन बताती है कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। अब अगर हाइड्रोजन, ये भी यूनिवर्सल इक्वेशन है, अगर अपन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक Z का मान कितना आ जाएगा, 1। सो इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। सो फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी Z इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन के लिए nवीं कक्षा में चक्कर लगाते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी सीधे तौर पर आ जाएगी e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये मेरे पास हाइड्रोजन के लिए आ जाएगी स्पेशली, से इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो अलग अलग होगा। तो हम पहली कक्षा की अगर बात करें तो n की जगह फर्स्ट पुट करेंगे। सो अपन फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में है, और उस स्थिति में इसका वेग कितना होगा। मैं बता चुका हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारी कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, उसकी बहुत सारी पॉसिबल कक्षाएँ हो सकती है, बहुत सारी। तो इसमें अपन पहली कक्षा की बात करें, कम से कम पहली कक्षा से मेरा मतलब है कि नाभिक के सबसे पास वाली क्लास है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के मिनिमम कितनी या कम से कम कितनी दूरी पर हो सकता है, उसकी वो कम से कम दूरी वाली जो ऑर्बिट होगी उसे अपन फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो उस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर अपन उसकी वेलोसिटी निकालें तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, Vn की जगह V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस n की जगह 1 पुट करेंगे, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा h। ये इसके फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी को शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो इसकी वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी जाएगी। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, इस E कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। सो हियर हमारे पास E की वैल्यू तो क्या होती है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास अभी अपन ने डिस्कस किया था 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और h की जो वैल्यू है वो होती है 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड। ये सारी वैल्यू अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन दैट केस मेरे पास क्या वैल्यू आएगी गाइस, इन दैट केस V1 इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी जो मैं आपको बता दूं, ये आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू पुटअप करने पर ये अप्रॉक्स वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की सबसे पास वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है बोर के अकॉर्डिंग, तो उसका वेग 2.18 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड होगा लगभग, ठीक है। अब यहाँ से भी अपन एक यूनिवर्सल फॉर्मूला की बात कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये वाला जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इस यूनिवर्सल फॉर्मूला को हाइड्रोजन के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं, तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये h और इंटू 1 अपॉन n लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये वाली वैल्यू ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आती है, मतलब इस पूरे की जगह अपन ये पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 और अपॉन में क्या बच जाएगा n मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु में
किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी को शो करती है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी को शो करती है। आप समझिए, यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास v की वैल्यू अलग अलग आएगी। इससे अपन को क्या पता चलता है, एक बहुत स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। नाभिक के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, और नाभिक से दूर अगर कोई ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कम। भाई n जो है वो क्या शो करता है, n शो करता है कि किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड आएगा। n जैसे जैसे बढ़ेगा तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल n बढ़ेगा तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी घटेगी। मतलब जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उसकी उस कक्षा में उसका वेग जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। सो हियर वी कैन क्लियरली सी that the orbital velocity is inversely proportional to the principal quantum number small n। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल रेडियस किस प्रकार से हो सकती है। वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात निश्चित होता है 1:4:9:16:25 समथिंग। उसके साथ ही अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी किस प्रकार से होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस इक्वेशन से दी जाती है, ठीक है। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम रिवॉल्व करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे और साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे, और उसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करके फिर इस मॉडल की कमियों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, देन यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कीजिए। सारे PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।